नई दिल्ली और तेल अवीव के बीच फोन लाइंस पर आज 13 जून 2025 को अर्जेंसी की आवाजें आ रही थीं। एक तरफ थे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिनके देश ने अभी अभी अपने कट्टर दुश्मन ईरान के खिलाफ एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया था। दूसरी तरफ थे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक ऐसे देश के नेता जो मिडिल ईस्ट में रिश्तों का एक नाजुक और अहम बैलेंस बनाए रखते हैं। नेतन्याहू का फोन सिर्फ एक शिष्टाचार कॉल नहीं था, यह एक स्ट्रैटेजिक ब्रीफिंग थी। वह ऑपरेशन राइजिंग लाइन के पीछे की वजह बता रहे थे। ये ऐसी भयानक हवाई हमलों की एक सीरीज थी जिसने पहले से ही अस्थिर क्षेत्र को पूरी तरह से युद्ध के कगार पर धकेल दिया था। ये इजरायल एक अहम ग्लोबल पार्टनर तक पहुंच रहा था, एक ऐसे एक्शन के लिए समझ चाह रहा था जिसे वह अपनी सर्वाइवल के लिए जरूरी मानता था। प्रधानमंत्री मोदी का जवाब, जैसा कि अक्सर ऐसे जटिल जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस में होता है, मापा हुआ, दृढ़ और भारत की पुरानी विदेश नीति के सिद्धांतों पर आधारित था। उन्होंने बातचीत को स्वीकार करने के लिए एक्स पर, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, पोस्ट किया। उन्होंने किसी का पक्ष नहीं लिया। उन्होंने न तो निंदा की और न ही बधाई दी। इसके बजाय उन्होंने बढ़ती हिंसा पर भारत की गहरी और गंभीर चिंताओं को व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि उन्होंने क्षेत्र में शांति और स्थिरता की जल्द बहाली की जरूरत पर जोर दिया था। यह सिर्फ डिप्लोमेटिक स्पीक नहीं था, यह नई दिल्ली से एक स्पष्ट और बिना किसी अस्पष्टता वाला मैसेज था। भारत संघर्ष में कोई जीत नहीं देखता, केवल एक क्षेत्र के लिए सामूहिक नुकसान देखता है जिसके साथ उसके गहरे ऐतिहासिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। इस सावधानी से लिखे गए पब्लिक स्टेटमेंट को भारत के विदेश मंत्रालय ने और मजबूत किया। आधिकारिक विज्ञप्ति में सैन्य वृद्धि पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। इसने दोनों पक्षों से टकराव का रास्ता छोड़ने और डायलॉग व डिप्लोमेसी के लिए मेज पर लौटने का आह्वान किया। भारत के लिए दांव बहुत ऊंचे हैं। लाखों भारतीय नागरिक पश्चिम एशिया में रहते और काम करते हैं और उनकी सुरक्षा एक सबसे बड़ी चिंता है। सरकार ने तुरंत एक एडवाइजरी जारी की जिसमें क्षेत्र में अपने नागरिकों से अत्यधिक सावधानी बरतने, सूचित रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने का आग्रह किया गया। यह वह मानवीय लागत है जिसे अक्सर अंतर्राष्ट्रीय सत्ता की राजनीति के बड़े शतरंज के खेल में भुला दिया जाता है, लेकिन यह नई दिल्ली के लिए सबसे आगे और केंद्र में है। दोनों नेताओं के बीच की बातचीत उस पतली रस्सी को दर्शाती है जिस पर भारत को लगातार चलना पड़ता है। एक ओर इजरायल के साथ उसकी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काफी गहरी हुई है, खासकर डिफेंस, टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस के क्षेत्रों में। दूसरी ओर भारत ने ऐतिहासिक रूप से ईरान के साथ मैत्रीपूर्ण और मजबूत संबंध बनाए रखे हैं, जो ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत और चाबहार बंदरगाह जैसी कनेक्टिविटी परियोजनाओं में एक प्रमुख भागीदार है। जब दोस्त संघर्ष में होते हैं तो एक आपसी दोस्त की जिम्मेदारी किसी एक का पक्ष लेना नहीं होती, बल्कि दोनों से खाई से पीछे हटने का आग्रह करना होता है। यह वह भूमिका है जो भारत ने चुनी है, एक ऐसी भूमिका जो युद्ध के नगाड़ों के बीच एक समझदारी भरी आवाज बनने की कोशिश करती है। तो ऑपरेशन राइजिंग लाइन आखिर था क्या? इजरायली अधिकारियों के मुताबिक यह एग्रेसिवता का कोई अचानक किया गया काम नहीं था, बल्कि एक कैलकुलेटेड, प्रीएम्प्टिव मिलिट्री कैंपेन था। इसके मुख्य टारगेट ईरान की परमाणु सुविधाएं और अहम मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थे। इजरायल ने ऐसे नाटकीय और हाई रिस्क ऑपरेशन को अपनी इंटेलिजेंस के आधार पर सही ठहराया, जिसके बारे में उसका दावा है कि उसने इसे इकट्ठा किया था। वे कहते हैं कि इस इंटेलिजेंस ने एक डरावनी तस्वीर पेश की। ईरान कथित तौर पर परमाणु हथियार बनाने की कगार पर था। इजरायली सूत्रों ने बताया कि तेहरान ने 9 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम जमा कर लिया था, जिसे इजरायल एक अस्तित्वगत खतरा मानता है, जिसे वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमले सटीक और विनाशकारी थे, जिन्हें ईरान के सैन्य और वैज्ञानिक नेतृत्व पर ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया था। हताहतों की सूची ईरान के रक्षा प्रतिष्ठान के भूजूं महत्वपूर्ण लोगों की तरह पड़ती है। रिपोर्टों ने कई हाई प्रोफाइल हस्तियों की मौत की पुष्टि की, जिनमें इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के शक्तिशाली कमांडर जनरल हुसैन सलामी और ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद बागेरी शामिल थे। ये सिर्फ प्रतीकात्मक नुकसान नहीं थे, इन्होंने ईरानी सेना के ऑपरेशनल कमांड और कंट्रोल को एक बड़ा झटका दिया। हायरार्की के सबसे ऊपरी हिस्से को निशाना बनाकर इजरायल का लक्ष्य ईरान की प्रतिक्रिया को कोऑर्डिनेट करने की क्षमता को पंगु बनाना और अपनी इंटेलिजेंस क्षमताओं के बारे में एक भयानक संदेश देना था। तेल अवीव से आधिकारिक बयान आत्मरक्षा का है। सालों से प्रधानमंत्री नेतन्याहू दुनिया को परमाणु सशस्त्र ईरान के खतरों के बारे में चेतावनी देते रहे हैं।
इजरायली नेताओं ने लगातार तर्क दिया है कि ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं शांतिपूर्ण ऊर्जा उत्पादन के लिए नहीं है, बल्कि इजरायल के अस्तित्व को खतरा पहुंचाने वाले हथियार बनाने के लिए है। रुकी हुई परमाणु वार्ता और ईरान की लगातार संवर्धन गतिविधियों को इस बात का सबूत माना गया कि कूटनीति विफल हो गई थी। इजरायल के नजरिए से और ज्यादा इंतजार करना कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने निर्णायक रूप से कार्रवाई करने का फैसला किया, यह मानते हुए कि सैन्य हमले का जोखिम ईरान को परमाणु फिनिश लाइन पार करने देने के जोखिम से कम था, जिससे मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन हमेशा के लिए बदल जाता। इस ऑपरेशन ने इस क्षेत्र को दशकों के अपने सबसे खतरनाक संकट में धकेल दिया है। यह इजरायल द्वारा एक साहसी और दुस्साहसी जुआ है, जिसे वह मानता है कि एक स्पष्ट और तात्कालिक खतरे को बेअसर करने के लिए जरूरी था। इसका घोषित लक्ष्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सालों पीछे धकेलना और उसकी पारंपरिक सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना था, जिससे इजरायल, जिसे लेबनान से यमन तक पूरे क्षेत्र में ईरानी अग्रेसिवता बताता है, उसका मुकाबला किया जा सके। हालांकि ऐसी नाटकीय कार्रवाई से अनिवार्य रूप से एक प्रतिक्रिया होती है और दुनिया अब अपनी सांसें रोके हुए है, यह देखने के लिए इंतजार कर रही है कि ईरान अपनी धरती और अपने नेतृत्व पर इस अभूतपूर्व हमले का कैसे जवाब देगा। जैसे ही इजरायली हवाई हमलों की खबर दुनिया भर में फैली, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने समर्थन, निंदा और संयम बरतने की अपील के एक अनुमानित मिश्रण के साथ प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को फोन नहीं किया। उनका फोन कॉल व्यापक राजनयिक अभियान का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य नतीजों को संभालना था। उन्होंने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन से भी बात की। दोनों यूरोपीय नेताओं ने जहां डी-एस्केलेशन का आग्रह किया, वहीं इजरायल के आत्मरक्षा के लिए प्रीएम्प्टिव कार्रवाई करने के अधिकार का सार्वजनिक रूप से बचाव किया, जो पश्चिमी सहयोगियों के बीच एक आम दृष्टिकोण को दर्शाता है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम वैश्विक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। हालांकि यह समर्थन सार्वभौमिक नहीं था। रूस ने इजरायली आक्रामक कार्रवाई की तुरंत निंदा की, इसे एक अकारण आक्रामक कार्य बताया जिसने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया और क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा पहुंचाया। यह स्थिति मॉस्को के ईरान के साथ लंबे समय से चले आ रहे गठबंधन और मिडिल ईस्ट में उसके रणनीतिक हितों के अनुरूप है। इस बीच संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो पहले ईरान परमाणु समझौते से हट गए थे, ने परमाणु वार्ताओं में गतिरोध को लेकर तेहरान को पहले ही कड़ी चेतावनी जारी कर दी थी। जबकि अमेरिका सीधे हमले में शामिल नहीं था, उसकी राजनीतिक स्थिति ने निस्संदेह उस माहौल को आकार दिया जिसमें इजरायल ने कार्रवाई करने के लिए सशक्त महसूस किया। सबसे उग्र प्रतिक्रिया निश्चित रूप से ईरान से ही आई। सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई, देश के सर्वोच्च अधिकारी, ने राज्य टेलीविजन पर आकर एक कायरतापूर्ण और आपराधिक कार्य करार दिए गए इस हमले के लिए गंभीर सजा देने की शपथ ली। तेहरान से बयानबाजी समझौताहीन थी, जिसमें एक ऐसी प्रतिक्रिया का वादा किया गया था जिसे दूर दूर तक महसूस किया जाएगा। ये सिर्फ कोरी बकवास नहीं थी। शुरुआती रिपोर्टों से पता चला कि ईरान ने पहले ही इजरायल की ओर जवाबी ड्रोन हमलों की एक लहर शुरू कर दी थी। ये कथित तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से रोके गए थे। ये एक संकेत है कि संघर्ष तेजी से अन्य प्रमुख शक्तियों को भी अपनी ओर खींच सकता है, चाहे वे इसका इरादा करें या न करें। तत्काल बाद पूरे क्षेत्र को उच्चतम संभव अलर्ट पर रखा गया है। बड़े पैमाने पर ईरानी जवाबी कार्रवाई के डर से इजरायल ने दुनिया भर में अपने सभी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों को बंद करने का असाधारण कदम उठाया है। बेन गुरियन हवाई अड्डा, देश का मुख्य अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वार, भी सभी यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। इजरायली रक्षा अधिकारियों ने कहा है कि वे कई हफ्तों तक चलने वाले संघर्ष के लिए तैयार हैं। यह एक गंभीर स्वीकारोक्ति है कि यह शायद अभी शुरुआत भर है। ऑपरेशन राइजिंग लायन के हमले खत्म हो गए होंगे, लेकिन जिस युद्ध को इसने प्रज्वलित किया है वह शायद अभी शुरू ही हुआ है, जो पूरे मिडिल ईस्ट को अनिश्चितता और डर के भंवर में खींच रहा है। बढ़ती युद्ध की आवाजों और रणनीतिक दांव पेच के बीच भारत की स्थिति अटल और स्पष्ट बनी हुई है। विनाश पर संवाद हावी होना चाहिए। नई दिल्ली की प्रतिक्रिया राजनयिक संतुलन में एक मास्टर क्लास रही है, जो उसके अपने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों से प्रेरित है। प्रधानमंत्री मोदी की प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ बातचीत दोषारोपण के बारे में नहीं थी, बल्कि एक ऐसे राष्ट्र की गंभीर चिंताओं को व्यक्त करने के बारे में थी जो मिडिल ईस्ट को अपना विस्तारित पड़ोसी मानता है। संदेश स्पष्ट था,
हिंसा और प्रतिशोध के चक्र को तोड़ना होगा। भारत की जल्दी शांति और स्थिरता की बहाली की अपील दोनों पक्षों से एक ऐसे संघर्ष से पीछे हटने का अनुरोध है जिसमें कोई वास्तविक विजेता नहीं हो सकता। यह रुख सिद्धांत के साथ साथ जरूरत से भी पैदा हुआ है। पश्चिम एशिया की स्थिरता भारत की अपनी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा से सीधे जुड़ी हुई है। यह क्षेत्र भारत के कच्चे तेल के आयात का एक प्राथमिक स्रोत है और कोई भी बड़ा संघर्ष आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करने और वैश्विक ऊर्जा की कीमतों को बढ़ाने की धमकी देता है, जिसके भारतीय अर्थव्यवस्था पर सीधे परिणाम होते हैं। इसके अलावा खाड़ी में लगभग 9 मिलियन मजबूत भारतीय प्रवासियों का कल्याण भारतीय सरकार के लिए एक शीर्ष प्राथमिकता है। जब तनाव खुले युद्ध में बदल जाता है तो उनकी सुरक्षा और भलाई जोखिम में पड़ जाती है, जिससे नई दिल्ली के लिए डी-एस्केलेशन एक तत्काल राष्ट्रीय महत्व का मामला बन जाता है। इसलिए भारत का राजनयिक दृष्टिकोण बहुआयामी है। इसमें संघर्ष में सभी पक्षों के साथ जुड़ना शामिल है। क्षेत्र के राजनीतिक विभाजनों में सद्भावना का आनंद लेने वाले देश के रूप में अपनी अनूठी स्थिति का लाभ उठाना, जबकि इजरायल के साथ उसकी एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी है। वह ईरान और संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे प्रमुख अरब राज्यों के साथ भी महत्वपूर्ण संबंध बनाए रखता है। ये भारत को एक संभावित सेतु के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है, एक संयम की आवाज जो सभी पक्षों से बात कर सकती है। कई वैश्विक शक्तियों के विपरीत भारत के पास एक औपनिवेशिक अतीत या क्षेत्र में हस्तक्षेपवाद का इतिहास नहीं है, जिससे शांति के लिए उसके आह्वान को अधिक विश्वसनीयता और ईमानदारी मिलती है। अब सबसे बड़ा सवाल हवा में लटका हुआ है, क्या भारत और अन्य संबंधित देशों के ये राजनयिक प्रयास कोई फर्क ला सकते हैं? क्या समझदारी की आवाजें युद्ध के नगाड़ों को दबा सकती हैं? यह स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि इजरायली हमलों और ईरानी जवाबी कार्रवाई के वादे ने क्षेत्र को वृद्धि के एक न रुकने वाले रास्ते पर धकेल दिया है। फोन कॉल और सार्वजनिक बयान महत्वपूर्ण पहले कदम है, लेकिन असली परीक्षा यह होगी कि क्या वे ऐसे ठोस कार्यों में बदल सकते हैं जो मिडिल ईस्ट को खाई से वापस खींच लें। क्षेत्र में लाखों लोगों और दुनिया के लिए उम्मीद है कि कूटनीति, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, एक रास्ता खोज लेगी।